हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है डिबेंचर। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नोट्स परचेस करने के लिए मैं आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम्स नियर बाय हैं तो आप वो नोट्स परचेस करके अपनी एग्ज़ाम्स को अच्छा बना सकते हो, अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। बिकॉज मेरे नोट्स इतनी ईजी लैंग्वेज में होते हैं कि अगर विदाउट एक्सप्लेनेशन भी आप काफ़ी ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है डिबेंचर। डिबेंचर आर द कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर बोरोड फंड कैपिटल। ठीक है, डिबेंचर एक कॉमन सिक्योरिटी ऐसी होती है जिसको हम लोग बोरोड फंड कैपिटल होता है उसके अंडर में बोरो करते हैं। ठीक है, इशू करते हैं। डिबेंचर्स आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हर टाइम कभी इक्विटी शेयर इशू करते हैं, कभी प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डिबेंचर कब इशू करते हैं, ये एक सिक्योरिटी होता है। ठीक है, कॉमन सिक्योरिटी होता है जिसको हम लोग बोरोड फंड के अंदर क्या करते हैं, बोरोड फंड के अंडर क्या करते हैं, इशू करते हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल, डेप्ट कैपिटल होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको इशू किया जाता है। डिबेंचर्स आर कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, डिबेंचर को हम लोग, डिबेंचर होल्डर्स को हम, एक मिनट, डिबेंचर्स आर कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। ठीक है, डिबेंचर को हम लोग क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में हम लोग क्या बोले थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसको हम लोग क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग क्या, जो डिबेंचर्स जिन्होंने लिया है उनको क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। ठीक है, a debenture can be defined as a document, a certificate issued by a company under its seal as an acknowledgement of its debt. होल्डर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट इज़ अ डिबेंचर होल्डर। ठीक है, डिबेंचर क्या होता है, इसको एक डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो, इसको एक सर्टिफिकेट बोल सकते हो जिसको कंपनी इशू करती है। ठीक है, अपना कॉमन सील लगा के, और जो इस सर्टिफिकेट को बियर करता है उसको हम लोग डिबेंचर होल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर का मतलब आपको समझ में आया। तो अगर आपको समझ में आया तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स को, कि इसका फीचर क्या क्या। ठीक है, तो हम फीचर स्टार्ट करते हैं, लेकिन फीचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और डिबेंचर का मतलब समझाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये काफ़ी एक टफ टर्म है। देखो, डिबेंचर क्या होता है, हमने दो टाइप के, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, फंड, ओनर्स फंड और कैपिटल फंड। तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तो ये जो डिबेंचर होता है वो हमारा बोरोड फंड के अंदर इशू करते हैं। जैसे हम लोग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, उसी तरह हम लोग डिबेंचर भी इशू करते हैं। ठीक है, लेकिन डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर को हम लॉन्ग टर्म के लिए इशू करते हैं, और ये एक तरीके का डेप्ट होता है, मतलब कंपनी पे उधारी होती है, कंपनी को इसको चुकाना ही होता है। और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में हमने क्या देखा था कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम इंटरेस्ट देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। लेकिन डिबेंचर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ आता है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको वो देना ही होगा डिबेंचर का इंटरेस्ट। ठीक है, और ये एक लॉन्ग टर्म डेप्ट की तरह होता है, मतलब कि एक तरीके का लोन ही होता है। लेकिन लोन क्या होता है, बाइफरकेटेड होता है चीज़ों में। ठीक है, जैसे आप बैंक से लोन लोगे तो आपको डायरेक्टली लोन एक बार में 10 लाख का मिल जाएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक बार में लोन नहीं लेना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो उस 10 लाख को हम 10 लोग से ले, 1-1 लाख करके। तो वो आप क्या कर दोगे, 10 डिबेंचर इशू कर दोगे कंपनी के। ठीक है, तो वो एक तरीके का आप पे क्या है, लोन ही है। और वो क्या होंगे, जिन्होंने डिबेंचर लिया है वो एज अ क्रेडिटर माने जाते हैं कंपनी के। ठीक है, और एक डिबेंचर क्या होता है, एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कंपनी का कॉमन सील होता है। ठीक है,
जिससे पता चलता है कि हाँ आप एज अ डिबेंचर होल्डर हो और आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है और आपका वो पेमेंट है और आप कभी भी अपना पेमेंट कंपनी से ले सकते हो, ठीक है। ये होता है डिबेंचर। ओके, अब मुझे लगता है आपको अच्छे से इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम फीचर्स स्टार्ट करते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो इसका फर्स्ट फीचर होता है बोरोड फंड। जैसा कि हमने देखा ओनर्स फंड क्या क्या होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, लेकिन डिबेंचर हमारा होता है बोरोड फंड, ठीक है। बोरोड फंड क्या, क्योंकि वो उधारी तो ले रहा है एक तरीके का। डिबेंचर आर पार्ट ऑफ बोरोड फंड कैपिटल एज डिबेंचर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। डिबेंचर को हम लोग बोरोड फंड कैपिटल के अंडर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, जिनको कंपनी को पैसा देना होता है, ठीक है। एक तरीके का लोन होता है वो। नेक्स्ट फीचर है हमारा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल फिक्स्ड होता है। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड एट अ फिक्स रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है और उसे फिक्स्ड कौन करता है? जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें ये रेट क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हुआ चाहे नहीं हुआ आपको इंटरेस्ट देना ही है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ रेगुलर एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। आपको रेगुलर बेसिस पे, मतलब आपको मंथली या एनुअली जो आप जैसे आप इंटरेस्ट देते हो आपको वो देना ही है, ठीक है। ये लीगली होता है, ठीक है, लीगली लिखा होता है और आपको देना ही पड़ता है। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू इट्स डिबेंचर। कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो उसको डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ही है, डिबेंचर होल्डर्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो भी हो, लॉस हो रहा हो या कम प्रॉफिट हो रहा हो, उसको डिबेंचर पे उसका जो फिक्स रेट का इंटरेस्ट है उसको वो पे करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिबेंचर इशू करने के लिए कंपनी को अपने कुछ फिक्स एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बिहाफ पे ही उसको क्या मिलता है? डिबेंचर से पैसे मिलते हैं, ठीक है, तभी वो डिबेंचर इशू कर पाती है। कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि अक्सर ऐसा होता है कि डिबेंचर के, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि डिबेंचर पे उसको मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि अगर वो डिबेंचर इशू कर रही है तो उसके बदले में उसको जो अपना फिक्स एसेट्स है वो उसको मॉर्गेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो से इन द मैनेजमेंट एज दे आर नेवर ग्रांटेड वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स कभी भी मैनेजमेंट वर्क में पार्ट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनको कभी भी वोटिंग राइट्स, कंपनी का वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसीलिए इसको नो वोटिंग राइट्स, ठीक है, इसीलिए इसको नो वोटिंग राइट बोला जा रहा है। आई होप आपको हमारा जो फीचर्स है वो समझ में आया होगा। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर शुरू करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या होते हैं? हमारे टोटल 4 तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? अब हम एक एक करके इन चारों टाइप्स को एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? debentures which are secured by a charge on the immovable property of the company are known as secured debenture, ठीक है। वैसे डिबेंचर्स जो कि सिक्योर्ड हो, ठीक है, मतलब अगर डिबेंचर इशू हुआ है तो उसके बदले उन्होंने कुछ अपना फिक्स एसेट्स, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। अगर उसके बदले में किसी ने डिबेंचर लिया है, ठीक है, पैसे आपको दिए हैं, तो उस टाइप के डिबेंचर को हम लोग सिक्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं। क्योंकि अगर आप उस डिबेंचर का पैसा उसको नहीं लौटाओगे तो वो क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी को ले सकता है, आपके प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है, बिकॉज उसका पेपर्स है उसके पास। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स कैन रिकवर मनी फ्रॉम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पाती है डिबेंचर का, तो क्या करेगा, डिबेंचर होल्डर्स जो प्रॉपर्टी उसको आपने मॉर्गेज की है उस प्रॉपर्टी को वो क्या कर देगा, सेल आउट कर देगा, या उससे वो अपने पैसे रिकवर कर लेगा। इस तरीके के डिबेंचर्स को हम लोग सिक्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर्स विच आर अनसिक्योर्ड एंड डू नॉट कैरी अ चार्ज ऑन द फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी। वो डिबेंचर्स जिसके बदले में आपको कोई भी अपना फिक्स एसेट्स मॉर्गेज नहीं करना हो किए हो, ठीक है, आपको पैसे मिल गए हो लेकिन उसके बदले आपने अपना कोई फिक्स एसेट्स भी मॉर्गेज नहीं किया है, तो उस टाइप के डिबेंचर को हम लोग अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं। नो प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज विद द डिबेंचर होल्डर्स। जो डिबेंचर होल्डर होता है उसके पास आपकी कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होती है, ठीक है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट दे कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट बट कैन नॉट रिकवर मनी बाय सेलिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है कि कंपनी क्या करती है, डिफ़ॉल्ट करती है, कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है डिबेंचर का, तो वो कोर्ट में केस कर देगा भले, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकता, वो आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके पास मॉर्गेज नहीं रखी है। तो इस टाइप के डिबेंचर्स को हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट डिबेंचर है हमारा कन्वर्टेबल डिबेंचर। द डिबेंचर विच गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम आर नोन एज कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। ऐसे डिबेंचर्स जो एक टाइम के बाद, ठीक है, 1 साल 2 साल, वो आपके लीगल पेपर्स पे होता है, जो एक फिक्स समय के बाद क्या हो जाए, इक्विटी शेयर में बदल जाए, उस टाइप के डिबेंचर्स को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। मतलब क्या होता है कि 2 साल है, अगर आपने क्या किया है, आपने कोई भी डिबेंचर इशू किया है, ठीक है, 2 साल तक तो आपका जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सब कुछ एज अ डिबेंचर की तरह मिलेगा। लेकिन 2 साल बाद क्या हो जाएगा, आपका डिबेंचर एज ए इक्विटी शेयर में बदल जाएगा। मतलब आपने 5 लाख क्या किया था, किसी कंपनी से 5 लाख का डिबेंचर लिया हुआ था, ठीक है, तो वो 5 लाख का अमाउंट जो है वो 2 साल बाद क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर में बदल जाएगा। और इक्विटी शेयर के जो जो फीचर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उस पर अप्लीकेबल हो जाएंगे। द रेशियो एंड पीरियड ऑफ कन्वर्जन इज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। और वो कितने साल बाद इक्विटी शेयर में बदलेगा, ये आप जब डिबेंचर परचेस कर रहे होगे या डिबेंचर्स जब आप ले रहे होगे, तो आपको उसी के सर्टिफिकेट पे ये मेंशन होगा। तो इस टाइप के डिबेंचर को बोलते हैं हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर। नेक्स्ट है हमारा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। द डिबेंचर्स विच डू नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर्स जो कभी भी क्या हो, इक्विटी शेयर में ना बदले, वो जब तक वर्क कर रहे हैं वो तब तक एज अ डिबेंचर ही वर्क करेंगे, और उस पर जो इंटरेस्ट है आपको डिबेंचर जैसा ही इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स रेट का और फिक्स टाइम पे, ठीक है। दे ऑलवेज रिमेन द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और वो पूरे लाइफ टाइम तक के लिए क्या होंगे, क्रेडिटर्स ही बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग क्या क्रेडिटर ऑफ द कंपनी भी तो बोलते हैं। लाइफ टाइम तक के लिए वो कंपनी के क्रेडिटर्स ही बने रहते हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा मेरिट्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है। हमने फीचर्स देख लिया, टाइप देख लिया, अब हम देखते हैं कुछ मेरिट्स जो डिबेंचर्स के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेरिट क्या है, तो लो कॉस्ट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डिबेंचर इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग प्रेफरेंस शेयर, इट्स चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो उसमें आपका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन डिबेंचर को इशू करना बहुत चीप होता है, ठीक है, मतलब बहुत सस्ता होता है। तो इसको हम लोग चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब एक फाइनेंस का सस्ता सोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मेरिट हुआ कि ये लो कॉस्ट होता है, बहुत कम पैसे लगते हैं डिबेंचर से पैसे रेज करने में या डिबेंचर इशू करने में। नेक्स्ट मेरिट है हमारा इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। द इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो भी आप डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो कंपनी अपने
अकाउंट बुक में क्या दिखाती है, अपने अकाउंट बुक में वो एक्सपेंसेस के साइड दिखाती है, ठीक है, मतलब कंपनी का ये खर्च हो रहा है। डिबेंचर होल्डर्स को आप जो इंटरेस्ट पे करते हो वो कंपनी अपने खर्च में दिखाती है उसको। इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स, ठीक है। तो अगर वो एक्सपेंस में दिखा रही है तो इसका मतलब है वो टोटल इनकम में से अपना वो वाला जो खर्च है वो, ये मतलब अगर ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होता है, हमेशा टोटल इनकम में से आप अगर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो इनकम टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो हम अपने टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस के तरीके इस एक्सपेंस को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। सो द लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स रिड्यूसेस, क्योंकि अगर प्रॉफिट का अमाउंट कम होगा तो आपको इनकम टैक्स भी कम देना पड़ेगा, तो आपका जो टैक्स होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। आप पे जो लाइबिलिटी टैक्स की एक होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। Attract large number of investors. The company offers a fixed rate of interest on debenture. The fixed returns appeals and attracts many investors in invest in debenture, ठीक है। जो कंपनी होती है वो क्या करती है, डिबेंचर के ऊपर हमेशा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो। इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है कि अगर किसी साल बम्पर प्रॉफिट हो गया तो वो आपको ज़्यादा देगी, नहीं, और किसी साल लो हो गया तो वो आपको कम भी नहीं देगी। आपका जो फिक्स इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो जब भी हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो उससे क्या होते हैं, ज़्यादा कस्टमर्स, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है, डिबेंचर के थ्रू ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल रेस कर सकते हैं कंपनी के लिए। Hence, the company can collect a large amount of funds by issue of debenture. तो कंपनी क्या करती है, एक ज़्यादा अमाउंट क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। तो डिबेंचर के थ्रू वो क्या कर सकती है, ज़्यादा अमाउंट को कलेक्ट कर सकती है मार्केट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेरिट है नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी में कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और ये हमारे कंपनी के किसी भी मैनेजमेंट वर्क या डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट नहीं ले सकते हैं। सो डिबेंचर्स फाइनेंसिंग डज नॉट रिजल्ट इन द डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं जो भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके हाथ में पावर कभी भी नहीं जाती है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की पावर को हम कभी भी डाइल्यूट नहीं करते हैं डिबेंचर होल्डर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स। जैसा कि अगर किसी चीज़ के मेरिट्स होते हैं तो उसके डीमेरिट्स भी ज़रूर होते हैं, तो आइए अब हम इसका डीमेरिट्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट डीमेरिट्स क्या है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन whether it's earning profit or not. Sometimes company have to borrow fund for payment of interest to debenture holders, ठीक है। फिक्स ऑब्लिगेशन मतलब एक जिम्मेदारी होती है ये, ठीक है, मतलब आपका जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो आपको पे करना ही करना है, चाहे आपके कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, उससे डिबेंचर होल्डर्स को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और कंपनी को बाहर से फंड लेना पड़ता है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स की इंटरेस्ट को पे करने के लिए कंपनी को फंड बोरो करना पड़ता है ताकि वो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को पे कर सके। तो ये था हमारा फर्स्ट डीमेरिट। हमारा नेक्स्ट डीमेरिट क्या है, रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लेंडर्स हेजिटेट टू लेंड फंड इन द कंपनी मोर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो या कोई भी लेंडर हो, वो कभी भी ऐसी कंपनी को फंड मतलब देते हैं लेकिन वो हेजिटेट करते हैं फंड देने में, ठीक है। जिनके पास ज़्यादा डिबेंचर्स होते हैं, जिनके पास ज़्यादा डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, वैसी कंपनी को कोई भी लेंडर
या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंड देने में क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं। क्यों? द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी विच हैज़ इशूड अ लार्ज नंबर इज़ लो। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा लोन उठा रखे हो बाहर से, तो ऑफकोर्स सी बात है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कम ही है ना, कि आप इतना सारा लोन लिए हो और आप और लोन ले रहे हो तो आप रीपे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को लेके कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा हेजिटेट रहता है और पैसे देने में 2-4 बार सोचता है। ये था दूसरा हमारा डिमेरिट। नेक्स्ट डिमेरिट हमारा क्या है, चार्ज ऑन एसेट्स। यूजुअली डिबेंचर आर इशूड अगेंस्ट सिक्योरिटीज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, जैसा कि हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में देखा था, हम लोग वो इशू तो करते हैं लेकिन उसके बदले में हमें कोई भी सिक्योरिटी या अपना कोई भी फिक्स एसेट्स मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है। लेकिन डिबेंचर इशू करने टाइम हमें हमारे फिक्स एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ता है। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे द रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू रीपे द अमाउंट, in this situation the debenture holders can have claim over the assets of the company। ठीक है, अगर कभी कभी डिप्रेशन का पीरियड आ गया कंपनी में कभी भी अगर डिप्रेशन का पीरियड आया और कंपनी क्या है, वो रेगुलर अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट दे रही थी डिबेंचर होल्डर्स को, वो देने में क्या है, मतलब कि एबल नहीं है, वो उसको प्रॉब्लम हो रही है उसका रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देने में। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी डिबेंचर होल्डर्स उनके जो वो फिक्स एसेट्स जो उन्होंने मॉर्गेज रखे थे उसको वो क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं या उस पर क्लेम कर देते हैं। ठीक है, वो अपना रीपेमेंट उस फिक्स एसेट से ले लेते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट है हमारा नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू वोट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। All the decisions regarding interest rate for debentures are taken by the shareholders only. Therefore, they remain at the mercy of equity shareholders। ठीक है, नेक्स्ट डिमेरिट क्या होता है, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को कितना वो कोई भी मैनेजमेंट में वो पार्ट नहीं ले सकते हमारे डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, इसमें डिबेंचर होल्डर्स का कोई भी रोल नहीं होता। ये सारे डिसीजन कौन लेता है, ये सारे डिसीजन हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं। तो एक तरीके का ये बोला जाता है कि कभी कभी बायस्ड भी वो हो सकते हैं कभी कभी, तो ये एक तरीके का डीमेरिट ही होता है कंपनी के लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।